निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी पानी के नीचे के जीवन से संबंधित है? पानी के नीचे के जीवन का मतलब ये है कि मछलियों से संबंधित, जलीय जीव से संबंधित। तो ये है लक्ष्य 14। लक्ष्य 13 जलवायु परिवर्तन से है, क्लाइमेट एक्शन। लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। लक्ष्य 3 स्वास्थ्य और कल्याण। कुल एसडीजी के 17 लक्ष्य हैं जो 2030 तक पूरे होने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2015 में अपनाया गया इन लक्ष्यों को 2030 में पूरा करना है सभी देशों द्वारा। जैसे लक्ष्य 1 है गरीबी मिटाना, लक्ष्य 2 है भूख मिटाना, लक्ष्य 3 है स्वास्थ्य एवं कल्याण, लक्ष्य 4 है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, लक्ष्य 13 है जलवायु परिवर्तन से निपटना, लक्ष्य 14 है समुद्र के नीचे जीवन, लक्ष्य 15 है जमीन पर जीवन। तो इस प्रकार से सतत विकास लक्ष्य जो तय किए गए हैं उसे 2030 में सभी देशों द्वारा पूरा करना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल के दूसरे चरण की विशेषता है? जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल में कुल 4 चरण हैं, 4 चरण, और जिसे थॉमसन और नोटेस्टिन ने प्रस्तुत किया था। तो इस चरण में बताया गया है कि जनसंख्या कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। तो दूसरे चरण में जनसंख्या बताया गया है उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर। ये विकासशील देशों का विशेषता है, जैसे भारत, जहाँ जन्म दर उच्च है और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण दवाई मिल जाती है, चिकित्सा की सुविधा मिल जाती है, तो इसलिए मृत्यु दर जो है घट जाती है। तो यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट का विशेषता होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, दूसरे चरण में उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर। पहला चरण जो है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जन्म दर उच्च रहता है और मृत्यु दर उच्च रहती है क्योंकि ये देश अत्यधिक पिछड़े होते हैं, स्वास्थ्य सुविधा, चिकित्सा सुविधा विकसित नहीं होती है। तो पहला जो ए है वो चरण 1 से संबंधित है, सी जो है चरण 2 से संबंधित है, और बी जो है जन्म दर एवं मृत्यु दर में तेजी से गिरावट, इसका ये विकसित देशों से संबंधित है, जैसे यूरोपीय देशों से। कम जन्म दर और कम मृत्यु दर, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप्ड देश आते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ये चौथे चरण की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन कुल प्रजनन दर TFR को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? सर्वोत्तम रूप से कुल प्रजनन दर को परिभाषित करता है बी ऑप्शन। एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्षों के दौरान कितने बच्चों की औसत संख्या की अपेक्षा की जाती है? कोई महिला है, उसका जो प्रजनन समय होता है 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच, तो 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच कितने बच्चे को वह जन्म देती है उसी को कहते हैं प्रजनन दर। अभी भारत में 2.0 है, 2.0, और अब ये धीरे धीरे घट रहा है। सन 2011 में 2.1 था, अभी ये 2.0 पे आ गया। सन 2001 में 2.2 था। तो धीरे धीरे भारत में शिक्षा की दर बढ़ रही है, तो महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, तो वो प्रजनन प्रक्रिया में बहुत ही सावधानी अपना रही हैं और परिवार नियोजन के साधनों को अपनाकर वह अपने परिवार का कल्याण के लिए प्रयासरत है। इसलिए प्रजनन दर भारत में धीरे धीरे नियंत्रित हो रहा है। तो एक महिला द्वारा अपने प्रजनन के वर्षों के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती है, इसे कहते हैं कुल प्रजनन दर। देशों के आकार को भूमि क्षेत्र के बजाय जनसंख्या के आधार पर दर्शाने वाले आरेख को क्या नाम दिया गया है? कार्टोग्राम, क्लेमोग्राफ, जनसंख्या पिरामिड, अनुपातिक वृत्त। प्रयास नहीं किया गया। सही उत्तर है कार्टोग्राम। कार्टोग्राम के द्वारा आप क्षेत्रफल के बजाय जनसंख्या या फिर GDP को ध्यान में रखकर किसी क्षेत्र, जिले या देश का मानचित्र बनाते हैं। कार्टोग्राम द्वारा जो बाउंड्री होती है, चाहे जिले की हो, चाहे राज्य की हो या देश की हो, वह एक्चुअल नहीं होती है। मान लीजिए भारत की बाउंड्री 32,87,233 किलोमीटर है, 263 किलोमीटर है। तो आप जब कार्टोग्राम बनाएंगे तो भारत की जनसंख्या के आधार पर बनाएंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो भारत, चीन जैसे देश बहुत बड़े दिखाई देते हैं, जबकि जिनकी जनसंख्या कम है, जैसे रूस, कनाडा, वह छोटे दिखाई देते हैं।
तो जनसंख्या के आधार पर जब किसी क्षेत्र का, किसी देश का आप मानचित्र बनाएंगे तो वह कार्टोग्राम द्वारा दर्शाया जाएगा और वो एक्चुअल में जो है उसका क्षेत्रफल उससे बड़ा होगा। जैसे भारत और चीन का जो कार्टोग्राम आप बनाएंगे जनसंख्या के आधार पर तो वो बड़ा होगा कनाडा और रूस से। क्लाइमोग्राफ, यह क्लाइमोग्राफ जो है तापमान और वर्षा के, मासिक तापमान और मासिक वर्षा के औसत को दर्शाता है। और ग्रिफिथ टेलर ने क्लाइमोग्राफ बनाया था तो जलवायु आरेख, तो उसमें उन्होंने आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्षित आर्द्रता का इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो उसमें उन्होंने कीन, मग्गी, स्कॉर्चिंग ये शब्द इस्तेमाल किए थे उन्होंने, जैसे शुष्क, अर्ध आर्द्र। तो ये ग्रिफिथ टेलर का भी क्लाइमोग्राफ बहुत ही भूगोल में फेमस है। जनसंख्या पिरामिड द्वारा आप लिंग संरचना को दिखा सकते हैं। बाईं तरफ पुरुष होते हैं जब पिरामिड में, और दाईं तरफ महिलाएं बैठती हैं पिरामिड में। और आयु लिंग अनुपात है जनसंख्या पिरामिड में। नीचे अगर आधार चौड़ा है तो इसका मतलब वहाँ शिशु जनसंख्या या युवा जनसंख्या अधिक है। और अगर जो शीर्ष अगर संकरा है तो वहाँ वृद्ध जनसंख्या कम है और युवा जनसंख्या अधिक है। तो इसका मतलब ये विकासशील देशों से संबंधित है। लेकिन अगर घंटी का आकार का है जनसंख्या पीरियड तो यह दिखाता है कि जो आधार है वह आधार है और बीच वाला हिस्सा जो है एक बराबर है, मध्यम है। ये विकसित देशों का है, यह जनसंख्या स्थिर है। और अगर आधार पतला है और शीर्ष चौड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे युवा जनसंख्या और शिशु जनसंख्या कम है, जन्म दर कम है और बुजुर्गों की संख्या, दादा दादी की जनसंख्या अधिक है। अनुपातिक वृत्त प्रोपोर्शनल सर्किल बताता है कि आप किसी भी आंकड़े को, आंकड़ा जितना अधिक रहेगा सर्किल उतना बड़ा रहेगा। तो कई सारे वृत्त बनाते हैं पॉपुलेशन के आधार पर। तो अगर जनसंख्या अधिक है तो उसका जो रेशियो वृत्त है वो बड़ा हो जाएगा, अगर जनसंख्या कम है तो वृत्त छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार चारों विकल्पों पे ये कार्टोग्राम उत्तर सही है। देशों के आकार को भूमि क्षेत्र के बजाय जनसंख्या के आधार पर दर्शाने वाले आरेख को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राम कहा जाता है। भूगोल में कार्टोग्राम का बहुत ही महत्व है। स्टूडेंट कार्टोग्राम को देख बता सकते हैं कि इस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है, इस क्षेत्र में जनसंख्या कम है। विश्व स्तर पर जिन देशों की, जिन राज्यों की, जिन जिलों की जनसंख्या कम है वो उनका जो मानचित्र वो छोटा बनेगा, भले ही वो क्षेत्रफल में बड़े हों। और जिन देशों की जनसंख्या अधिक है, क्षेत्रफल कम है, उनका मानचित्र बड़ा हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक्चुअल जो क्षेत्रफल है उसके बजाय जनसंख्या का आधार मानकर हम जब आरेख बनाते हैं उसको कहते हैं कार्टोग्राम।